Good morning, students. In the previous lectures, we have started how we are preparing the hydrides of halides or halides acids, okay, HCl, HF, HBr, HI, which conditions we require to for the preparations of the HBr, HCl, HI, HFs we have done. So today we starting there are some properties, okay, like to yesterday we already taught you one properties like its solubility, which one is highly soluble, and we taught you the HF is more soluble because it is capable to form a hydrogen bonding. Today we are talking about the next properties is a melting point as well as the boiling point. The melting point or boiling point is totally depend upon the nature of bonding, okay. कल मैंने आपको बोला था suppose we have HF and we have HCl, we have HBr and we have HI. So guys, the fluorine have tendency to pull electron mostly. तो फ्लोरीन क्या करता है, वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों को इमीडिएटली पुल करता है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा. सो इमीडिएटली पुल करेगा तो जल्दी से नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, मगर जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाता है इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है. तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ग्रेटर होगा, इस पे थोड़ी कम, इस पे थोड़ी और कम और इस पे बहुत ज्यादा कम होगा. और यहाँ पे ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा. तो जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ओके, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल से क्या रहेगा, बहुत ज्यादा. या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दूसरा HF रहेगा, तो एक F दूसरे HF के पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. और Cl का जब नेगेटिव चार्ज ही कम है तो इसका अट्रैक्शन पावर भी थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी, ओके. तो किसका बॉन्ड टाइटली होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, HF का. इसलिए जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ये होल्डिंग पावर क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है. सो हियर द होल्डिंग पावर इज ग्रेटर इन HF. तो जहां होल्डिंग पावर ज्यादा होगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, यानी कि वो देर में बॉयल होगा. सो इट मींस the boiling point of the fluoride, chlorine and bromines are very high. The fluorines are very high. It means when we are moving from bottom to top, the boiling point as well as the melting point is gradually increasing. But when we are moving from top to bottoms, generally what happens here, the boiling point and melting points is gradually decreasing. Why? Because when we are moving from top to bottoms, the attractions power or formation of extra bond power is decreasing because their size is increasing. Okay, तो साइज बढ़ने से उसमें जो चार्ज डेवलप होने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है. वो दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को पुल, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाता, और वो अगर हाइड्रोजन के पुल इलेक्ट्रॉनों को पुल्स नहीं करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी डेवलप नहीं होगा. इफ दे नॉट एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दे डोंट हैव कैपेसिटी टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, so they are not participating in extra hydrogen bonding. So अगर वो एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं बना पाता तो उसको जो आपका बॉयल अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, वो तो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल अप हो जाता है. So that's why the size is smaller, attraction is bigger. The size is bigger, attraction is lower. So if the attraction is higher, so we need more amount of energy to decompose such kind of bonds. So but यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए नीचे से ऊपर जाने पे अट्रैक्शन पावर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और ऊपर से नीचे आने पे अट्रैक्शन पावर घटती है तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी घटेगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा. ओके, सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो सी अब इन केस ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक आई एम जस्ट गिविंग यू, दीज आर दी हेलो हैलाइड्स. इसको हेलो एसिड्स भी बोलते हैं बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव यू H पॉजिटिव आयन. जैसे HCl एक एसिड है, आपने जनरली यूज करा है, तो HCl को आप एसिड बोलते हैं बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिविंग यू H पॉजिटिव आयन. सो दैट इज अ हेलो एसिड्स. अब इन हेलो एसिड्स की टेंडेंसी देखिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल ऑफ HX, X मतलब Br, Cl, I कुछ भी. So here we are talking about the dipole. You know very well about the dipole. What is a dipole? Dipole means when in any compounds or a molecule, one molecule contain negative and one molecule contain positive charge. This is known as the dipole. जब एक ही molecule में positive negative दोनों डेवलप हो जाता है तो उसको आप dipole बोलते हैं. But conditions क्या है? Dipole होने के लिए on the spot easily negative और positive charge को डेवलप होना पड़ेगा, और वो तब होगा
जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव HF एंड वी हैव HCl, व्हिच वन इज मोर डायपोल? यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को तेजी से क्या करेगा, पुल करेगा, सो दे इमीडिएटली एक्वायर अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। But the size of the chlorine is bigger than the size of the fluorine, so its attraction power is less comparison to this fluorine। तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उस पे मीन्स टू से कि चार्ज डेवलप होने पे थोड़ी टाइम लगेगा, बिकॉज द क्लोरीन इज कैपेबल टू टेक इलेक्ट्रॉन, बट कंपैरिजन टू फ्लोरीन इट्स टेकिंग और अट्रैक्शन पावर इज लोअर। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी थोड़ी स्लो है इसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है इसमें डायपोल जल्दी डेवलप होगा और इसमें डायपोल क्या होगा, देर में डेवलप होगा। अब इसी तरह से अगर आप HBr की बात करें तो Br का साइज तो क्लोरीन और फ्लोरीन से और भी बड़ा है, तो एट दैट केस द ब्रोमीन इज टेकिंग मोर टाइम टू टेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, तो इस पे जो डायपोल डेवलप होगा वो थोड़ी और कम होगा। और सबसे कम डायपोल कौन होगा, आयोडीन, बिकॉज द साइज ऑफ द आयोडीन इज बिगर। तो आयोडीन का साइज बड़ा होने से इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर क्या होती है, लीस्ट हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिससे इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने में इट्स टेकिंग मोर टाइम। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द डायपोल मोमेंट इज ग्रेजुअली decreasing। ओके, तो डायपोल मोमेंट्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द डायपोल मोमेंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हियर द फ्लोरीन हैव द मोर अट्रैक्शन पावर, so they immediately gaining a positive and negative charge, but when we are moving top to bottom, due to the size of the halogen is increasing, its attraction power is decreasing। तो attraction power जितनी decrease हो जाएगी तो dipole moment बनाने की tendency और dipole करने की tendency भी उतनी कम हो जाती है। That is the another point। See the next properties after the dipole moment, we are talking about the thermal stability of halo acids। Thermal stability, the second point is thermal stability of HX or we say halo acids की, or we say halo acids। The thermal stability of halo acids, thermal stability means which bond is easily decomposed। इस हैलो और एसिड के बीच के बॉन्ड्स को हम कितनी आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। वी हैव द HF, वी हैव HCl एंड वी हैव HBr एंड वी हैव HI। अब आप ही बताइए द विच बॉन्ड इज इजीली डिकम्पोज, आई होप सो HI। व्हाई? इन केस ऑफ द फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन्स, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो इट्स हैव टेंडेंसी टू होल्ड हाइड्रोजन मोर टाइटली। तो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है और वो हाइड्रोजन को टाइटली बाउंड करे रखता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोस्टली हाई है। बट व्हेन वी आर मूविंग फ्लोरीन टू क्लोरीन, द साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इफ द साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, इट्स अट्रैक्शन पावर डिक्रीजिंग। और जो अपने हाइड्रोजन को होल्ड ही नहीं कर पाता, तो उस बॉन्ड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। If we talking about the stability, तो HF is more stable, then HCl is more stable, then HBr is more stable, and HI is least stable। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए when we are moving from HF to HI, generally what happen, the stability is decreasing। Stability decreasing, which stability? Thermal stability। यानी कि इनको हीट करने पे कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा। तो I का जो चार्ज है, साइज है, वो बहुत बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियस जो है उसके हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर पाता। इफ दे नॉट कैपेबल टू होल्ड इट्स हाइड्रोजन, सो इट मींस वी आर एबल टू इजीली प्रोवाइडिंग हीट एंड डिकम्पोज देयर बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, सो इट्स थर्मल स्टेबिलिटी इज very less। Same as well as if you are moving in the opposite directions, here to here, its opposite reactions take place, the thermal stability increasing। वहां से यहाँ आने पे thermal stability बढ़ेगी, because the fluorine size is very small and due to the smallest its size, they capable to hold hydrogen more tightly।
इसका स्मॉल साइज होने से इसकी न्यूक्लियस की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होने से ये अपने हाइड्रोजन को टाइटली क्या कर लेता है, होल्ड। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगा, थोड़ी मोर टाइम लगेगा, एंड वी नीड टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज दी थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, सो दैट इज द criteria or the way or increasing and decreasing order to arrange the halo acids according to their thermal stability. The next one is acidic strength. Acidic strength, guys, acidic strength means which one is able to give H positive ion more easily. कौन सा ऐसा हेलो एसिड्स है जो आसानी से H को पॉजिटिव फॉर्म में निकाल देगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दी हेलो एसिड्स। ओके, जनरली आपका एग्जाम्स में काफी कंसीडर किया जाता है हेलो एसिड्स का, कि आपके पास HF है and you have also HCl, you have also HBr and you have also HI. If you are going to dissolve the such kind of the halo acid inside the water, which one giving you H positive ion more readily? Okay, but before explaining the acidic strength, I am giving you some information related to that acidic constant. You know pKa, ऐसा आप ऑर्गेनिक्स में भी देखेंगे when you are going in amines chapter and carboxylic. So two value is there, pKb, B means base, pKa means acid, acidity constant and basic constant. Generally ये बोला जाता है, lots of question is coming in your examinations related to pKa value. तो pKa value we already taught you in your 11th classes also. If the pK value is high, it means it is low acidic. अगर किसी कंपाउंड की pKa वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो सबसे कम एसिडिक है, और अगर pKa वैल्यू जितनी लो है वो उतना ही हाई एसिडिक होता है। सो द कांस्टेंट वैल्यू सेज if the acidity constant is very high, it means it is low acidic in nature. ओके, जैसे किसी कंपाउंड का एसिडिक कांस्टेंट आया 4 तो वो कम एसिडिक होगा। अगर किसी कंपाउंड का pKa वैल्यू आई 2, इट मींस इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो pKa वैल्यूज जो है इस तरह से डिफाइन करी जाती है। Sometimes maybe they giving you a data and sometimes maybe not, so they giving you such type of compound कि arrange the following compound according to their acidity. अब यहाँ देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी पे। ओके, इट्स काइंड ऑफ दिस, बट यहाँ देखिए जनरली HF, सो जनरली आंसर्स क्या आता है, HF इज मोर एसिडिक। क्यों? बिकॉज F is pulling electron on towards more easily and giving you a H positive ions. ये माना जाता है, बोलते हैं जनरली जो कंसेप्ट है कि फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H आसानी से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, बट इट्स रॉन्ग। मैंने आपको पढ़ाया था जब HF जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या बना लेता है, बहुत सारे HF आपस में क्या बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर ऑल मॉलिक्यूल्स आर टाइटली होल्ड्स टू ईच अदर मोर टाइटली। इसके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली क्या कर लेते हैं, होल्ड, यानी कि इसका फ्लोरीन अपने हाइड्रोजन को तो होल्ड करेगा ही करेगा, साथ में दूसरे HF के हाइड्रोजन को भी क्या करेगा, होल्ड, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एट दैट टाइम दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द फ्लोरीन। तो यहाँ पे उस समय इस H को निकालना क्या होगा, बहुत टफ हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी एक H पॉजिटिव को ना निकालने का फैक्टर्स है। तो इस बिहाफ में कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कम होती है, आपको पढ़ा था यहां पे कम होती है। सो एट दैट केस द HI इज मोर एसिडिक एंड HF इज लीस्ट एसिडिक ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये माना जाता है कि जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उसके हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की ज्यादा है। बताया था मैंने कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड बहुत टाइटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो इसका H होता है वो बिजी हो जाता है, पॉजिटिव फॉर्म में ना निकलकर बॉन्डिंग बना लेता है। सो ड्यू टू दिस highly intermolecular hydrogen bonding, the HF is not capable to easily release its
H. Okay, so that's why it is the least acidic in nature. उसके बाद acidity बढ़ती है, फिर और बढ़ेगी, and HI is most acidic in nature. So if we are talking about the acidity, so when we are moving from left to right, okay, so acidic strength, acidic strength, strength increasing. So which one is more acidic? HI is more acidic in nature. So that is the way to define or arranging the different halo acids according to their acidic strength. So the HI is more acidic comparison to HF. But if you are going to work practically in your lab with the HF is more harmful and it is a highly sensitive towards the glasses. तो HF की reactions कभी भी कांच के बर्तनों में नहीं की जाती. Generally we are using plastic because HF form a tight bonding with silica. At that time they are not able to react with anyone. ये सिलिका से रिएक्ट कर जाएगा, आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी. And it is very harmful for our skin and our human cells. Okay, so this is the way to arrange the different compounds according to their acidic strength. The last one, other that point is also very important. The reducing nature of halo acids. ये भी आपका बहुत पूछा जाता है. So next one is reducing strength of HX. Halo acids. Reducing nature means जैसे आपने reducing agent देखें. What is the reducing agents? Reducing agents are those are donating electron. चलो donating electron अभी भूल जाओ. What is the another definition of the reducing agent? The reducing agents are those substance they easily provide hydrogen. जो easily hydrogen देंगे तभी तो hydrogen जिससे जुड़ेगी उसका क्या होगा? Reductions होगा. तो यहाँ पे hydrogens available हैं. तो वो कौन सा ऐसा एसिड्स है जिससे हाइड्रोजन आसानी से रिमूव हो जाता है और जो रिडक्शंस करने में हेल्प करता है. We have HF, again we have HCl, we have HBr and we have HI. So which acid is easily donate their H? अभी आपको बताया था ये तो डोनेट करेगा नहीं क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. ये करेगा क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम है. इसको जरा सा हीट देंगे तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर पाएगा और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा. So if you are talking about the reducing strength, the HI is more reducing agent. यहाँ पे ये reducing agent है और ये क्या कहलाते हैं? Oxidizing agent. So when we are moving from here to here, which strength is increasing? Reducing power increasing. Reducing power means the tendency to donate H. Okay. The tendency to donate H is increasing from HI, but here HF, the tendency to donate of hydrogen is decreasing. तो जो कंपाउंड इजीली H दे देगा डिसोशिएट होकर वो आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स कंसीडर किया जाता है. So HI is good reducing agent. So ये पॉइंट भी आपका एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पोर्टेंस है. ओके, बिकॉज जनरली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ रूल्स एल्कीन में रिएक्शंस के लिए जाते हैं तो जनरली यू आर यूजिंग HI, HBr, HCl, नॉट यूजिंग HF. ओके, तो वहां पे पूछा जाता है फॉर द मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस व्हाई वी आर यूजिंग HBr और HI. HI तो जनरली यूज नहीं करते क्योंकि ये I2 फॉर्म में लिबरेट हो जाता है. वी आर यूजिंग HBr मोस्टली HBr और इंस्टेड ऑफ दिस HCl because they are behaving like easily decomposed. But HF का use नहीं करते, its reactivity is too much high and that is very difficult to remove H from the F. So these are the properties of halogens toward the hydrogen. तो ये कुछ हाइड्रोजन और हेलो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और हाइड्रोजन्स की ये रिएक्टिविटी थी कि किस तरह से जब हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहे तो वो एक रिड्यूसिंग नेचर दिखाता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. The such type of question is coming 1 marks in your examination, arranging pattern or in a MCQ based pattern. So just follow all these questions now and just try to solve another questions related to the similar kind of concept. The next one is reactivity towards oxygen.
देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में क्या है। सेकंड पॉइंट इज you know the halogens are capable to form their oxide. Halogens जो होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशंस करते हैं। सो सी जरा देखें इनके ऑक्साइड्स का। Here we are taking fluorine, bromine and iodine. अब देखें कैसे कैसे ऑक्साइड फॉर्मेशंस चलते हैं। See here we are writing oxidation state। -1 शो करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं और +7। जो फ्लोरीन का केस है, इस केस में फ्लोरीन ही केवल -1 शो करता है, जिसे आप क्या कहते हैं OF2, ओके, एंड O2F2। बाकी का कोई भी कंपाउंड्स अपना -1 के शो केस में नहीं आता। +1 का केस कहें तो +1 में ये बनता है Cl, ओके, +1 के केस में आपका क्या बनेगा Cl2O, ओके, एंड Br2O। बाकी का कोई भी फॉर्मेशंस नहीं करेगा। +4 के केस में आप आएंगे तो +4 में भी ClO2 एंड Br2। 5 के केस में केवल आयोडीन ही ऐसा है जो बनाएगा I2O5। ऐसे इसका I2O4 भी होता है, I2O9 भी होता है, पर जो स्टेबल फॉर्म में रहता है ये I2O5 भी होता है। और +6 के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ClO3 और Cl2O6। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लास्ट वन इज Cl2O6, Cl2O7, ओके, ये बनाता है। That much oxides are available। इसमें जो हैलोजेंस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 यहाँ पे आपका क्या निकलेगा +1 और उसके बाद आपका क्या निकलेगा +4, ओके, +4, इसके बाद +5 यहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, उसके बाद सॉरी दैट इज नॉट फॉर +5, ये जो वाला रो है ये +5 केवल आयोडीन के लिए है, और जो +6 है क्लोरीन यहाँ +6 और लास्ट वन क्या निकलेगा +7। मैक्सिमम ऑक्साइड्स किसके बने हैं, क्लोरीन के। इट मींस द क्लोरीन ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल। हर हैलोजेंस में सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी किसकी है, क्लोरीन की, और सबसे कम ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी आयोडीन की। इसका मतलब जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ को मूव करेंगे, कहां से, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन की तरफ को, तो इनके ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन टेंडेंसी लेस होती है। मगर एक चीज याद रखना, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहां पे जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड है वो कौन सा है, आयोडीन का। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सिमिलर पॉइंट, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी इज डिक्रीजिंग, बट if we are talking about the stability of the oxide, here the iodine oxides are more stable and the fluorine chlorine oxides are less stable in nature। तो यहाँ पे जो आयोडीन के ऑक्साइड्स माने जाते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में पता है आपको कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है। और जबकि ये अदर कंपाउंड्स का जो ऑक्साइड देख रहे हैं इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड्स होता है। देन आयोनिक बॉन्ड्स आर हाईली रिएक्टिव, okay, and the covalent bond type of characters are least reactive, just we are going to find out after when we are talking about that points, but इतना ध्यान रखिएगा। so the least oxide मिलेंगे आयोडीन के और most oxide किसके मिलेंगे आपके, क्लोरीन के। okay guys, so that's all for the day। just in the next lecture we are working on this different kinds of oxide and they have lots of uses, जैसे आपका OF2 का यूज जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। So in the nuclear power plants the large amount of plutonium is forming,
तो वो प्लूटोनियम जो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड से यूज करते हैं। और इसी तरह से O2F2 का यूज जो होता है आपका, H2S जो गैस बनती है उससे सल्फर को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और सल्फर किस फॉर्म में निकलता है, SF6 के फॉर्म में। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ देयर ऑक्साइड्स। आयोडिक ऑक्साइड भी यूज किया जाता है, जनरली क्लोरीन के ऑक्साइड जो होते हैं ब्लीच के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Okay, so these kind of properties we are going to study about related to their oxides. So that's all for the day, but you just mug up and all these things one by one, whatever we taught you today. Okay, thank you. Have a good day.